A very happy good morning and Jai Hind students. Welcome again to the sociology class with the same chapter number 1, structural change. Yesterday we were discussing about the urbanization and industrialization, and today we will continue the same topic. Okay. So unlike Britain, where the impact of industrialization led to more people moving into urban areas, in India, the initial impact of the same British industrialization led the more people moving into agriculture. The Census of India report shows this clearly. ब्रिटेन में जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट पीपल जो थे वहां के लोगों पर पड़ रहा था, तो उन्होंने क्या मूव इनटू अर्बन एरिया, उन्होंने रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव करना शुरू किया लोगों ने, क्योंकि इंडस्ट्रीज कहाँ पे थी, अर्बन एरियाज में थी, तो उन्होंने कहाँ मूव करना शुरू किया, रूरल टू अर्बन एरिया, है ना। बट इन इंडिया जो इनिशियल इम्पैक्ट था वो सेम था, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इम्पैक्ट था वो सेम था, बट क्या हुआ, पीपल मूविंग इनटू एग्रीकल्चर, उन्होंने कहाँ जाने की अपेक्षा, जो इंडस्ट्रीज में जाने की अपेक्षा कहाँ जाने लगे, वो एग्रीकल्चर में जाने लगे। ये जो सेंसस रिपोर्ट है उस टाइम की, वो बताती है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ, तो लोगों ने इंडस्ट्रीज की तरफ जाने की अपेक्षा कहाँ मूव करना शुरू किया, एग्रीकल्चर में दोबारा मूव करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जो जो इंडस्ट्रीज थी वहां पे उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था, है ना, तो लोगों ने दोबारा कहाँ जाना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर में। और ये हमने क्या था, कल हमने ये डिस्कस भी किया था, क्या कि दे रियलाइज्ड द लाइफ ऑफ अर्बन एरियाज एंड फैक्ट्रीज वाज टफर। जो पीपल थे उनको अर्बन एरियाज और फैक्ट्रीज की जो लाइफ थी वो अपनी लाइफ से एग्रीकल्चर जो बेस्ड उनकी पहले थी उससे ज्यादा टफ लगती थी, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी, ठीक है ना। सिटीज हैड अ की रोल इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एम्पायर्स। कोस्टल सिटीज सच एज मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई वर फेवर्ड. Cities play an important role, a key role in any economic system, है ना, और टू इम्प्रूव एनी एम्पायर। सिटीज एक किसी भी इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए, एक या फिर किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए एक कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सिटीज की पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है ना। कोस्टल सिटीज सच एज मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई वर फेवर्ड। उस टाइम पे कॉलोनियल पीरियड में जो ब्रिटिश रूल था वो उस ब्रिटिशर्स थे उनके लिए कोलकाता, चेन्नई और मुंबई ये फेवर्ड सिटी थे। क्यों? क्योंकि कोस्टल सिटीज थे। फ्रॉम हियर प्राइमरी कमोडिटीज कुड बी इजीली एक्सपोर्टेड एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कुड बी चीपली इम्पोर्टेड। क्या होता था यहाँ पे, जो प्राइमरी कमोडिटीज कह सकते हैं हम, जो रॉ मटेरियल था वो क्या होता था, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, कहाँ पे, इंग्लैंड में। और मैन्युफैक्चर जो वहाँ फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, वहां पे क्या मैन्युफैक्चर होता था, गुड मैन्युफैक्चर होता था, और वो कुड भी चीपली इम्पोर्टेड, वो चीपली इम्पोर्टेड भी कर लिया जाता था। कहाँ पे, ये जो सिटीज हैं, यहाँ से जो सामान एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो गुड्स होता था, रॉ मटेरियल इंडिया से इंग्लैंड जाता था, और इंग्लैंड से जो चीप वो होता था गुड्स थे वो इंडिया आते थे, ठीक है। Colonial cities were the prime link between the economic center or core in Britain and periphery or margins in colonized India. Colonial cities like Mumbai, Kolkata and Chennai were the prime link between the economic center in Britain. ये एक प्राइम लिंक थे किसके बीच, जो इकोनॉमिक सेंटर था ब्रिटेन में, और जो बाहरी इलाके थे किसके, जो कॉलोनाइज्ड कंट्री थे जिनपे उन्होंने कॉलोनीज बनाई हुई थी, लाइक इंडिया। तो ये एक लिंक का काम करते थे ब्रिटेन और इंडिया के बीच, ठीक है। जो ये कंट्री, ये सिटीज थे, कौन से सिटीज, जैसे कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। Cities in this sense were the concrete expression of global capitalism. और ये cities ऐसे थे जहां पर हम देख सकते हैं किस चीज को, concrete expression of global capitalism को,
है ना, को हम एक्सपीरियंस कर सकते थे। ये सिटीज ऐसा सेंटर बन चुके थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे वॉज प्लान्ड एंड redeveloped so that by 90s over 3/4 of India's raw cotton were shipped through the city. Kolkata exported jute to Dundee, while Madras sent coffee, sugar, indigo, dyes and cotton to Britain. बॉम्बे को रीडेवलप्ड करके 90s में 3/4 जो इंडिया की रॉ कह सकते हैं हम, रॉ कॉटन को शिफ्ट करके कहाँ पहुंचा दिया गया था, इंग्लैंड पहुंचा दिया गया था। वहां पे जो मैन्युफैक्चर हो रहे थे गुड्स, जो फैब्रिक बन रहा था उसके लिए, जो रॉ मटेरियल था उसके लिए, जो क्या थी, कॉटन थी रॉ, उसको वहां पहुंचा दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। कैलकाटा एक्सपोर्टेड जूट टू डंडी, while Madras sent coffee, sugar, indigo, dyes and cotton to Britain. ब्रिटेन के लिए कलकत्ता से एक्सपोर्ट क्या होता था, जूट होता था, बॉम्बे से कॉटन होता था और मद्रास से कॉफी, शुगर और इंडिगो होता था, है ना। ये सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी कहाँ, ब्रिटेन में, इंडिया से शिफ्ट के थ्रू, जो मुंबई, कोलकाता और मद्रास के थ्रू जाती थी, ठीक है। Urbanization in the colonial period saw the decline of some earlier urban centers and the emergence of new colonial cities. Urbanization in the colonial period saw the decline. Urbanization जो colonial period में जो urbanization हम कह सकते हैं कि हो रहा था, वो एक organized urbanization था, एक organized industrialization जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर हो रहा था, है ना। वो सब कुछ उनका organized था। क्यों, वो इसीलिए वो उस तरीके से नहीं हो रहा था जिस तरीके से ब्रिटेन में हुआ या इंग्लैंड में जो हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट वहां पे कुछ और था, लेकिन इंडिया में कुछ और था। इंडिया में अलग क्यों था, क्योंकि वो ब्रिटिश जो रूल थे उनके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ था, है ना, इसलिए वो डिफरेंट था। इसलिए वहां पे कुछ जो सेंटर्स हैं, जो अर्बन सेंटर्स, जो ओल्ड अर्बन सेंटर्स थे, वो डिक्लाइन हुए इंडिया में, है ना, और न्यू का इमरजेंस हुआ। कोलकाता वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ सच सिटीज। कोलकाता उसमें से एक सिटी है जो इमर्ज हुआ कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है। In 1690, an English merchant named Job Charnock arranged to lease 3 villages named Kolikata, Govindapur and Sultanati. 1690 में एक इंग्लिश मर्चेंट इंडिया आए जिनका नाम था जॉब चार्नोक, और उन्होंने लीज पे 3 जो विलेजेस थे उनको लीज पे लिया। कौन कौन से विलेजेस थे, कोलिकाता, गोविंदापुर और सुल्तानती, जो कि हुगली रिवर के पास थे। और उन्होंने वो किस लिए लिए, टू सेटअप अ ट्रेडिंग पोस्ट, ट्रेडिंग पोस्ट को सेटअप करने के लिए लीज पे लिए 3 विलेजेस। इन 1698 फोर्ट विलियम वॉज स्टैब्लिश बाय द रिवर ऑफ डिफेंसिव पर्पस, और डिफेंसिव पर्पस से स्टैब्लिश किया गया 1698 में, क्या, फोर्ट विलियम वहां पे, है ना। एंड अ लार्ज ओपन एरिया वॉज डिक्लेयर अराउंड द फोर्ट फॉर मिलिट्री एंगेजमेंट्स, और मिलिट्री एंगेजमेंट्स के लिए कि जो वहां पे चारों तरफ का जो एरिया था उसको क्लियर किया गया। द फोर्ट एंड द ओपन एरिया फॉर्म्ड द कोर ऑफ द सिटी दैट इमर्ज रादर रैपिडली, और जो वो एरिया था जिसको मैदान कहा गया, वो एरिया सेंटर बन गया कहाँ का, सिटी का, जो कोलकाता सिटी फिर बाद में डेवलप्ड हुआ एक अर्बन एरिया के रूप में, सिटी के रूप में। वो जो एरिया था वो वहां का सेंटर बन गया, ठीक है ना। We have already seen how industrialization and urbanization did not happen in India quite the way it did in Britain. हमने पहले देखा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, पढ़ा है अभी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन उस तरीके से इंडिया में नहीं हुआ जिस तरीके से ब्रिटेन में हुआ, है ना। मोर इम्पोर्टेंटली, दिस इज नॉट बिकॉज वी बिगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट, बट बिकॉज ऑफ our early industrialization and urbanization in the modern period were governed by colonial interest. क्या था, ये जरूरी नहीं है कि वो लेट हुआ, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ, जरूरी क्या बात है, ये क्यों हुआ, क्योंकि दिस इज बिकॉज वी बिगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट,
ये इसलिए नहीं था कि हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो लेट शुरू हुआ था, बल्कि वो इसलिए हुआ था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन है वो मॉडर्न इंडिया में वो किसके द्वारा गवर्न था, वो गवर्न था कॉलोनियल इंटरेस्ट से, कॉलोनियल रूल से, ब्रिटिश रूल से गवर्न था वो। इसीलिए जिस हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ जिस तरीके से कहाँ हुआ, ब्रिटेन में हुआ, है ना। We simply take the case of tea industry in India as an example. Here we take an example of tea industry of India. Official reports show how the colonial government often used unfair means to hire and forcibly keep laborers. ऑफिशियल रिपोर्ट ये शो करती है किस तरीके से जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसने अनफेयर मीन्स यूज किए किस चीज के लिए, जो वहां पर, और फोर्सली जो लेबरर्स थे उनको रखने के लिए उनको फोर्सली रखा गया और अनफेयर मीन्स यूज करके उनको लाया गया कहाँ से, अपनी जो उनके विलेजेस थे वहां से, जहाँ पे जो टी प्लांटेशन था यानी कि असम, वहां पे, है ना। और ये सब किसके बिहाफ में किया गया, एंड क्लियरली एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश प्लांटर्स। ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जो टी प्लांटिंग कौन कर रहे थे, ब्रिटिश प्लांटर्स थे, तो उनके बिहाफ पे ये जो जितने जिस तरीके से ये जो लेबरर्स के साथ जो अनफेयर मीन्स यूज किया गया, जो उनको फोर्सली लाया गया, वो सब इनके बिहाफ में किया था। और ये इसके रूल बना के, एक लॉ बना के, उसके थ्रू ये सब कुछ किया जा रहा था। You can see this example in box number 1.6, how to laborers recruited. Tea industries began in India in 1851. फिर 1851 में शुरू हुई टी इंडस्ट्री, कहाँ पे, इंडिया में। मोस्ट ऑफ द टी गार्डन्स वर सिचुएटेड इन असम। असम की जो क्लाइमेट थी वो सुटेबल थी टी इंडस्ट्री के लिए, टी प्लांटेशन के लिए। तो जितने भी गार्डन्स थे वो मोस्टली कहाँ थे, असम में थे। इन 1903 द इंडस्ट्री एम्प्लॉयड 4,79,000 परमानेंट एंड 93,000 टेम्परेरी एम्प्लॉयज। कितने एम्प्लॉयज रिक्रूटेड हुए वहां पे 1903 में? 4,79,000 परमानेंट थे और 93,000 टेम्परेरी एम्प्लॉयज थे। सिंस असम वॉज सेपरेटली populated and the tea plantation were often located on uninhabited hillsides. असम की पॉपुलेशन कितनी कम थी, वहाँ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, और जो टी प्लांटेशन था वो कहाँ पे था, वो कहाँ लोकेटेड था, वो था इनहेबिटेड हिल साइड्स पे। तो बल्क ऑफ द सोरली नीडेड लेबर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर प्रोविंसेस। और इसी और मोस्ट बल्क में जो नीडेड लेबर थे वो बल्क में इंपोर्ट किए जाते थे, कहाँ से, दूसरी स्टेट से, दूसरी जगहों से। बट टू ब्रिंग थाउजेंड ऑफ पीपल एवरी ईयर फ्रॉम दियर फार ऑफ होम्स इनटू स्ट्रेंज लैंड्स। लेकिन उन लोगों को, जो 1000 लोग थे, 1000 जो लेबरर्स थे, उनको अपने घर से दूर स्ट्रेंज लैंड पे तो ले आया जाया जाता था। processing an unhealthy climate and infected with strange fevers. वहां पे लाके क्या परेशानी होती थी उनको, अनहेल्दी क्लाइमेट थी वहां की, क्योंकि जहां वो रहते थे वहां क्लाइमेट अलग थी, यहाँ की अलग। तो अनहेल्दी क्लाइमेट और इन्फेक्शन हो जाया करता था उनको, स्ट्रेंज फीवर्स से वो सब परेशान हो जाते थे। रिक्वायर्ड द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर इंसेंटिव्स। इन सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनसे परेशान होकर उनको क्या चीज की जरूरत होती थी, फाइनेंशियल हेल्प की या फिर इंसेंटिव्स की, जो कि विच द टी प्लांटर्स ऑफ असम वर अनविलिंग टू ऑफर, जो उन्हें मंजूर नहीं थे। किसको मंजूर नहीं थे? जो वहां के टी प्लांटर्स थे असम के, वो नहीं देना चाहते थे उनको सारे कोई फाइनेंशियल हेल्प या फिर कोई इंसेंटिव उनको नहीं देना चाहते थे। एंड दे परस्यूडेड द गवर्नमेंट टू एड एंड एबिट देम इन द अनहोली टास्क बाय पासिंग पेनल लॉज। और जितने भी ये सारे अनफेयर मीन्स के जो काम कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं, जो लेबरर्स को जो ये को इस तरीके से लाया जा रहा था और फिर वहां पे उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं की जा रही थी, तो ये सारे एक लॉ के थ्रू
लॉ पास करके उसके थ्रू ये सारे वर्क हो रहे थे। और ये लॉ जो है किसके फेवर में थे, ब्रिटिश जो रूल थे उनके फेवर में थे, या फिर जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, टी प्लांटर्स, उनके फेवर में थे। जो लेबर्स थे उनके फेवर में नहीं थे। लेबर्स के साथ तो अगर कोई लेबर्स इसके अगेंस्ट आवाज भी उठाते थे तो उनको पनिश किया जाता था, है ना। The contractors under the provision of the Transport of Native Labours Act, ये कौन सा एक्ट था, ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर्स एक्ट 1863 ऑफ बंगाल एज amended in 1865, 1870 and 1873। ये जो लॉज थे इनके थ्रू ये जो लेबर्स थे इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, इनको कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता था, ठीक है, टी प्लांटेशन के लिए। तो यहाँ हम उस चीज को कह सकते हैं कि क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया में उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से ब्रिटेन में हुआ, कि ये सब, और क्यों लोग वापस एग्रीकल्चर की तरफ जाने लगे, है ना। इसीलिए क्योंकि इंडस्ट्री में आके उनका इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है, लो वेजेस की, उनके लिए कोई रूल्स नहीं थे, रेगुलेशंस नहीं थे, सारे जितने भी रूल्स थे वो सब वर्कर्स के लिए थे। कोई भी जो कैपिटलिस्टिक थे या फिर जो प्लांटर्स थे उनके लिए कोई रूल नहीं था, है ना। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन वो बने थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। सो नेहरू एंड मिनिस्टर्स फेल्ट अ ड्रेन ऑफ वेल्थ एज ब्रिटिशर्स लेफ्ट अस इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। जो नेहरू थे या उनके मिनिस्टर्स थे वो उन्होंने ये सोचा कि एक कैसी स्थिति में छोड़ के गए हैं उनको, जो ब्रिटिशर्स थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ। एक कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हुआ था कॉलोनियल रूल में, तो जो कंट्री था वो पूरी तरीके से उसको खाली करके गए हैं, है ना। हैड टू रिकॉग्नाइज द इकोनॉमी एंड लेड टू डेवलप इंडस्ट्रीज, है ना। उसके बाद नेहरू कॉल्ड डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एज दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल फ्लड्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एंड मैनी न्यू इंडस्ट्रियल टाउन्स इमर्ज इन इंडिया in the year after independence, like Bokaro, Bhilai, Raurkela, Durgapur. So students, now we can say that colonialism is not just a topic in the history but something which we live even today, है ना। एक हिस्ट्री का ही टॉपिक नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें जो वहां से शुरू हुई और चली आ रही हैं, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ. In our next class, we will start a new chapter. Okay, if you have any problem, any query related to the chapter, you can ask me. Jai Hind, bye bye.